नमस्कार, मैं सुनिधि। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आशा करती हूं कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सके। और आज का हमारा विषय है उड़ान। उड़ान युवा प्रतिभाओं की अलग अलग क्षेत्र में, और मौजूद है हम हमारे 3 युवा गेस्ट्स के साथ। तो सबसे पहले तो हम मौजूद हैं अनुभव राज के साथ, जो कि सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड है, बट उसके साथ ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं। और उसी के साथ हम मौजूद हैं रोहित राज के साथ, जिन्होंने इनोवेशन के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने एक स्मार्ट बेल्ट का इनोवेशन करा है। उसके साथ ही हम मौजूद हैं सैयद फुरकान के साथ, जो कि इन्होंने भी इनोवेशन के फील्ड में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और इन्होंने स्मार्ट हेलमेट का निर्माण किया है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं और जानते हैं इनके हौसलों की उड़ान के बारे में और कैसे इन्होंने अपने इस जीवन के सफ़र को अभी तक तय किया है और कहाँ तक जाने की उम्मीद है। इन सभी पे चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले गेस्ट के साथ, अनुभव राज के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुभव। तो सबसे पहले डीडी बिहार देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आप यहाँ बुलाने के लिए। जी, अभी आप डीडी बिहार पे पहली बार आए हैं। यस। कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला अवसर है कि डीडी बिहार में ये मेरा पहली बार है। मेरे लिए बहुत गौरवान्वित क्षण है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही है। जी, अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी कॉलेज में हूँ, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पीटीसी सोरता से मैं डीएलएड की पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। जी, और जैसा कि हमने सुना है साहित्य के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने काफ़ी सारे बुक्स लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतनी मतलब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि आपने किताब लिख डाली पूरी की पूरी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। और मोटिवेशन मेरे हिसाब से मोटिवेशन मुझे मेरे घर से मिला। और मेरी नानी, मेरे नाना जी, सब लोग, मेरी नानी तरह तरह के भजन, लोरियाँ, और मैं रेडियो पे भी बहुत सारे प्रोग्राम मैं सुना करता था। और किताब मैंने यहाँ से लिखी कि बहुत सारे जो गज़लकार हैं जो गज़ल लिखते हैं, और मेरे बचपन से ही घर में साहित्य का माहौल रहा, बचपन से ही कविताओं का माहौल रहा। जो भी साहित्यकार जो गज़ल लिखते हैं, और मुझे गज़ल सुनना बहुत पसंद है, तो सुनते सुनते फिर जी आपको लिखने की उम्मीद जागी और आपने लिखना शुरू किया और आपने आपने किताब लिखी है। आई थिंक उसका नाम है चिड़ियों का स्कूल। हाँ हाँ, मैंने देखा है। और तो सबसे पहली रचना आपकी यही है, चिड़ियों की स्कूल? जी नहीं, सबसे पहली जो मेरी रचना थी वो मेरी माँ पे थी। और रचना जो मेरी माँ पे थी मैं आपको सुनाना चाहूँगा 2 लाइन। जी मेरी सुनिए। माँ ही शक्ति, माँ ही भक्ति, माँ ही शक्ति, माँ ही भक्ति, माँ सांसों की तार। माँ ही शक्ति, माँ ही भक्ति, माँ सांसों की तार। माँ की वाणी वेदों जैसी, माँ गीता कुरान, माँ के चरणों में है जन्नत, माँ जीवन का सार है। तो ये मेरी जो पहली रचना थी वो माँ की, ये वाली थी, माँ की। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव। और इसके साथ ही चलते हैं हमारे अगले गेस्ट के साथ। और रोहित राज, आप कौन सी क्लास में हैं? जी, मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी, और आपने एक स्मार्ट बेल्ट का निर्माण किया है। जी, तो बहुत थोड़ा बहुत अभी लाइक समरी में जानना चाहेंगे, ये जो इनोवेशन वाला पार्ट है, तो इसके लिए कहाँ से मतलब क्रिएटिविटी कह सकते हैं, या जो एक दिमाग की बत्ती जलनी बोलते हैं, वो कहाँ से आता है? जी देखिए, स्टार्ट होता है मतलब मैं जब ट्रैवलिंग करता था, ठीक है ना, मतलब मैं कहीं भी घूमने जाता था ट्रेन वगैरह में, तो कोई भी बाहर जाएगा तो पावर बैंक ऑब्वियसली वो कैरी करेगा ही। तो मतलब पावर बैंक आपका मतलब साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और फ़ोन से
हैवी भी होता है थोड़ा, उसका थिकनेस भी ज़्यादा होता है, तो मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था। तो मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ, मतलब कोई और दूसरा तरीका है। जी बिल्कुल। एक पॉकेट में फ़ोन और एक हाथ में पावर बैंक लेकर चलो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से फिर मेरे को आइडिया आया। सो बेसिक सी बात है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओके, तो थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ ही अभी चलते हमारे अगले मेहमान के साथ, और सैयद फुरकान, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप कौन सी क्लास में अभी जस्ट मेरा क्लास 11th कंप्लीट हुआ है और अभी मैं क्लास 12th में हूँ। और आपने जो अभी ये इनोवेशन अभी इनोवेट किया है स्मार्ट हेलमेट का, जो कि काफ़ी मतलब अलग सोच है एकदम, तो इसका ख्याल कहाँ से आया आपके दिमाग में? एक्चुअली मैं एक रिसर्च कर रहा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और तभी एक सीबीएसई की तरफ से हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है साइंस एग्जीबिशन, तो उसका मुझे प्रस्ताव आया। तो फिर मैंने सोचा कि एक कुछ इसी फील्ड में कुछ करते हैं। जी बिल्कुल। तो वो रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि औसतन इंडिया में हर घंटे 4 लोगों की इसलिए मौत होती है क्योंकि वो हेलमेट पहन के नहीं चलाते हैं बाइक। और सारे रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि उनके बॉडी पे माइनर स्क्रैचेस और बहुत ही हल्के फुल्के फ्रैक्चर्स रहते हैं, बट क्योंकि उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है, इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। जी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के युवा हेलमेट पहन के चलाना पसंद नहीं करते हैं बाइक, चाहे कितने भी हम लोग कड़े से कड़े रूल्स लगा दें, वो लोग किसी ना किसी तरह से उसका जुगाड़ निकाल ही लेते हैं कि नहीं पहनना है हेलमेट, साइड में लटका के चले जाते हैं। तो वहीं से फिर मुझे प्रेरणा मिली कि एक ऐसा हेलमेट बनाया जाए जो कि अगर कोई युवक पहनेगा ही नहीं तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी उनकी। तो ये बहुत ही अलग सोच है। और इसके साथ ही मैंने सुना है कि आप समाज सेवा में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कैसे है? हाँ, वो मेरा एक छोटा सा एनजीओ है जिसमें मैं अलग अलग फूड ड्राइव्स करता रहता हूँ, और जब भी बाहर से कोई डोनेशन लेकर के नहीं, अपने से ही हम लोगों का ग्रुप है, हम लोग फ्रेंड्स मिलकर के जो भी हम लोग की सेविंग्स होती है उस सेविंग्स को हम लोग लगाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके हम लोग फूड डोनेट करते हैं। क्या बात है, धन्यवाद। और अभी तक हमने जाना है कि इतनी कम आयु में भी इतनी मैच्योरिटी वाली बात और अपने सपनों को उड़ान देने की जो ताकत होती है और उसके लिए जो हौसले होते हैं वो कहाँ से आते हैं, और न जाने कितने सारे युवा प्रतिभाएं और हैं जो कि शायद कहीं छिपी बैठी हैं। तो फिलहाल तो हमारे साथ अभी अनुभव राज, रोहित राज और फुरकान हैं। तो सबसे पहले तो अभी तक हमने बात की इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। अभी थोड़ी बहुत बात करते हैं इनके अचीवमेंट्स के बारे में कि इन्होंने जो काम किया है उनके लिए इन्हें जो सराहना मिली है, पुरस्कार मिला है या गवर्नमेंट ने जो रिकॉग्नाइज़ किया है, तो वो कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अनुभव, आपने जो किताब लिखी है जी, और आपने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको जो भी सम्मान मिले हैं, आपको जो भी अवार्ड्स मिले हैं, वो हम ज़रूर दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपके द्वारा ज़रूर बताना चाहेंगे। सर जी, मैं बताना चाहूँगा, मुझे एक बहुत बड़ा सम्मान मिला डिग राजस्थान से, ग्यासी राम कोयल बाल साहित्य सम्मान, अभी पिछले साल ही मिला 2021 में जी, डिग राजस्थान से। उसके बाद धीरे धीरे करके सम्मान मिलता गया, और उसके बाद मुझे सम्मान मिला 2022 में जो ये प्रकाशित हुई जी। अभी अनुभव, हमने ये भी सुना है कि आपको एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया था, जिसमें आपने ऑर्डर्स पास किए थे कि ये ऑर्डर्स होने चाहिए आपके जैसे बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या फिर और सभी बच्चों के लिए। जिस आदेश को पारित किया गया, उसे फोर्स में लाया गया, तो ऐसे मतलब आपको वो एक दिन आपने जो है वो क्या सोचा था, और अपने जैसे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते थे, क्या आदेश आपने दिए थे? जी, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आदरणीय शिवाजी कुमार सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं अभी पोस्ट पे हूँ, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। और उस समय सारे मीडिया वाले जितने भी लोग आए थे कवरेज करने, तो उन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं आप दिव्यांग भाई बहन मेरे जितने भी हैं उन लोग के लिए, देखिए सबसे पहली समस्या मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहली समस्या इसमें ये आती है
कि जो हमारे जो स्कूल्स हैं और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे दिव्यांग भाई बहनों के लिए रैंप की जो समस्या होती है कि उनको बार बार सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है और बहुत कठिनाई होती है। अब सरकारी बसों में मतलब कि आरक्षित सीट होती है, बट वो आरक्षित सीट हमें नहीं मिल पाती है और बस वाले बोलते हैं कि आप अगली बस ले लीजिए। और मैंने उसी समय आदेश पारित किया कि जितने भी ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो उसमें रैंप बनवाया जाए ताकि हम लोग को मूवमेंट करने में सुविधा हो, और बसों में दिव्यांग के लिए जो आरक्षित जो सीट होती है उसको मतलब कि आरक्षित तरीके से उसको रखा जाए और दिव्यांग आए तो उसको सही ढंग से सीट वगैरह बिठाया जाए। तो ये तो बहुत ही बड़ा स्टेप था जो कि आपने लिया था दिव्यांग बच्चों के लिए। लेकिन अभी अगर एक मजे की बात करें तो एक दिन के लिए आदेश देते हुए आपको कितना मजा आ रहा था? ये तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण था कि हमारे बिहार के जो निःशक्त आयुक्त शिवाजी सर है, उन्होंने मुझे मौका दिया। और अगर आदेश पारित करने का अगर मौका मिलेगा तो कौन छोड़ना चाहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहीं हैं तो अगर आपको कुछ मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने का तो आप क्यों छोड़ेंगे? तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति और मुझे बहुत मज़ा आया। और शिवाजी सर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जैसे ही आदेश पारित किया उन्होंने तुरंत उसको ऑर्डर लागू करवा दिया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव। और इसके साथ ही बात करते हैं अभी रोहित राज से। तो रोहित, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपकी इनोवेशन के लिए आपके फील्ड में? जी सबसे पहले देखा जाए तो मेरे को यूथ आइकन ऑफ द ईयर, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, राष्ट्र प्रतिष्ठा पुरस्कार और रिसेंट मेरे को राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार भी मिला है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मतलब मेरी खुद की वेंचर भी, अपना स्टार्टअप चलाता हूँ, ठीक है, रोबोटिक्स ड्रोन्स के ऊपर। और कोविड का जो सेकंड पैंडेमिक आया था तो उन्होंने उस पैंडेमिक में हम लोगों ने सोचा कि मतलब हम लोग कुछ रिसोर्सफुल कर सकते हैं लोगों के लिए। तो हम लोगों ने मिलकर एक वेब एप्लीकेशन डेवलप किया था। हाँ, क्योंकि उस टाइम आपको ही पता है गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन वगैरह, फूड वगैरह कितना ज़रूरत था लोगों को, और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उस टाइम हम लोगों ने मतलब डेवलप किया एप्लीकेशन, और हम लोग का एप्लीकेशन जब 5-6 दिन के अंदर ही जब लॉन्च हुआ तो एक हफ्ते के अंदर ही हम लोग एप्लीकेशन पर 5000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो उसके लिए मेरे को मतलब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार और भी अन्य अलग अवार्ड्स वगैरह मिला था। जी, तो मतलब आपकी एज अबाउट, अभी जैसे आप बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं, तो एज अबाउट आपकी मतलब 19 ईयर्स। तो 19 ईयर्स में इतने सारे अचीवमेंट्स, और ये तो कभी ऐसा लगता है कि कभी बेफिक्र होके भी देखा है आपने कि हाँ, क्योंकि अगर 19 ईयर की एज में अगर ये अचीवमेंट्स आपने हासिल किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने मेहनत बहुत करी होगी। मोटिवेशन, क्रिएटिविटी हर जगह, सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी होगी इस चीज़ के लिए। तो कभी ऐसे अपने बेफिक्र वाली ज़िंदगी अभी कभी जी है आपने? हाँ, मैं तभी बेफिक्री जी रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो बात अलग है, वेंचर स्टार्टअप अपना अलग है, तो वो इंटरेस्ट आया 9th के बाद। लाइक हाँ, मतलब मैंने इस बारे में बात की जैसे कि अगर आप कुछ कर रहे हैं अच्छा और आप इस एज में हैं तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई के साथ साथ आपको उस रूटीन को, वो जो टाइम होता है वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। जी जी। तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग रिमोटली वर्क करते हैं फिलहाल। ऑफलाइन हम लोग का वर्क होता है बट हम लोग का रिमोटली वर्क ज़्यादा चलता है। जी धन्यवाद। और इसके साथ ही अभी बात करते हैं सैयद फुरकान से। तो आपकी क्या क्या भी अचीवमेंट्स रहे, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो हेलमेट के जो आपने स्मार्ट हेलमेट बनाया उसके फीचर्स हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जो मेन 3 फीचर्स हैं मेरे हेलमेट में, तो एक तो वो हो गया जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई हेलमेट को पहनेगा ही नहीं, असल में हम लोगों ने हेलमेट के अंदर में सेंसर्स लगाए हैं जो कि आपकी स्किन को डिटेक्ट करते हैं। तो जब आप हेलमेट पहनेंगे तो वो सेंसर इंडिकेट करता है इंजन को, जो कि इंजन से कनेक्टेड है, कि आप हेलमेट पहनोगे तभी जाकर के आपकी बाइक स्टार्ट होगी। इसके अलावा एक मेजर इशू ये भी है कि हमारे बिहार में देखें
और अलग अलग क्षेत्र में ड्रिंक एंड ड्राइव का बहुत बड़ा एक इशू है। तो उसके लिए हम लोगों ने हेलमेट के आगे फ्रंट में एक अल्कोहल सेंसर लगाया है जो कि आपके ब्रेथ को एनालाइज करके बताता है कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है। और अगर उस सेंसर में थोड़ा सा भी अल्कोहल फाउंड हो जाता है तो फिर वो इंजन को इंडिकेट कर देता है, या तो अगर इंजन चल रहा है तो इंजन इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा और नहीं तो वो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। क्या बात है। हाँ। इसके अलावा एक तीसरे फीचर की बात करें तो जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे घर वाले बहुत टेंशन में रहते हैं अगर फोन नहीं लग रहा है, और अगर बाइक चलाते हुए भी फोन आ रहा है तो फोन उठाना भी एक बहुत ही रिस्क का काम है। तो इसके लिए मैंने उसमें जीपीएस सिस्टम विद एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आपका कहीं पे भी एक्सीडेंट होता है, अगर माइनर से माइनर भी एक्सीडेंट हो रहा है तो हेलमेट आपको 15 सेकंड्स का टाइम देगा। 15 सेकंड्स में अगर आप कॉन्शियस हो जाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई मेजर एक्सीडेंट है और आप कॉन्शियस नहीं हो पाते हो उन 15 सेकंड्स में, तो फिर हेलमेट आपको इमीडिएटली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपके घर के वो एक SOS मैसेज डाल देगा विद लाइव लोकेशन कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया है, ताकि अगर घर के लोग ना भी पहुंच पाए तो कम से कम मदद वहां तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो फिर क्या? हाँ, अभी रिसेंट के अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो अभी पिछले महीने मुझे दिल्ली में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया जो कि कबीर कोहिनूर अवार्ड है। जी। क्योंकि मैं एक अलग से स्टार्टअप भी रन कर रहा हूँ क्लास 8 से, वेबसाइट डिजाइनिंग का, और उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस को भी ऑनलाइन लाने में मदद की है जो ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते थे। तो मैंने उन लोगों को, खास करके हमारे बिहार में ऑनलाइन के बारे में ज्यादा सबको पता है नहीं, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, तो मैंने उनके बिजनेस को बूस्ट कराया है ऑनलाइन, उनकी डिजिटल एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। चलते वक्त भी मैं जाकर के गूगल लिस्टिंग कर देता हूँ अलग अलग बिजनेस की, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ उसमें, तो वो लोग जाकर के अपना ऑनलाइन प्रेजेंस एक एस्टेब्लिश कर लेते हैं। उसके अलावा अगर बात करें मेरे प्रोडक्ट के बारे में तो प्रोडक्ट पे मुझे बेस्ट प्रोटोटाइप का अवार्ड मिला है, और CBSE के द्वारा बिहार झारखंड में फर्स्ट रैंक बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। और पिछले ही साल मुझे बिहार का जो बिहार एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुझे यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ बिहार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और भी अलग अलग क्षेत्र में मुझे कई पुरस्कार मिले हैं। जी, धन्यवाद फरकान। और इसके साथ अभी हम देख रहे थे कि कितने सारे अचीवमेंट्स हैं इस उम्र तक जो इन लोगों ने हासिल किए हैं। तो अभी बात करते हैं रोहित राज, आपकी जो स्मार्ट बेल्ट है उसके फीचर्स की अगर बात करें तो क्या उसमें क्या कुछ फीचर्स है? जी देखिए, फीचर्स उसका मतलब जो नॉर्मल पावर बैंक का रहता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी दूसरा फेज़ उसका, मैं आपको फर्स्ट फेज़ के बारे में पहले बताता हूँ। फर्स्ट में आपको सबसे पहले इसमें 10,000 mAh का पावर बैकअप मिलता है जी, ठीक है। और जो आपका जो बेल्ट है, ऐसा नहीं है कि पावर बैंक वाला बेल्ट आता है उसका कुछ अलग डिज़ाइन होगा। जैसे नॉर्मल बेल्ट पहनते हैं, प्योर लेदर, वाटर रेसिस्टेंट है, फुल प्रूफ, एकदम दिखने में आपको नॉर्मल बेल्ट की तरह है, बिल्कुल नहीं लगेगा कुछ अलग टाइप का है। तो ये कोई भी वेयर कर सकता है। और प्लस इसमें आपका लाइक जो हम लोग दूसरे फेज पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग का GPS हम लोग इम्प्लीमेंट किए हुए, जैसे लाइक कि बच्चे लोग मान लीजिए बेल्ट पहने, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि बच्चे लोग तो फ़ोन यूज़ करते नहीं, उन लोग के पास फ़ोन तो रहता नहीं, पेरेंट्स लोग अलाउड करते नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि जैसे कई बच्चे लोग कहीं गुम हो जाते हैं, बहुत ऐसा केस वगैरह आता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये होगा कि वो जो मेरा बेल्ट है वो एक फ़ोन एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा उस टाइम में जब मान लीजिए कि वो बच्चे कहीं गुम हो गए किसी पेरेंट्स के, तो क्या होगा कि जो पेरेंट्स जो रहेंगे अपने बच्चे का ना लाइव लोकेशन इजीली ट्रैक कर पाएंगे। जी। तो ये ढूंढने में आसानी होगा। और प्लस जैसे ये पोर्टेबल का मैंने बात किया, तो जैसे नॉर्मल पावर बैंक चार्ज होता है वैसे जो मेरा स्मार्ट बेल्ट है वैसे ही चार्ज होगा, ठीक है। और दूसरा फेज़ हमारा ये है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी, तो वो हमारा रहेगा कि ये वाला मतलब कि वायरलेस चार्ज वाला फीचर है। अब ये वाला फीचर अभी तक के कोई गैजेट में लगा हुआ है। वायरलेस चार्ज ये नहीं कि सोलर सिस्टम वाला, सोलर पैनल वाला, ठीक है। वायरलेस चार्ज हम लोग का रहेगा कि वो मोबाइल टावर का जो सिग्नल है वो कैप्चर करके वो चार्ज करने का एबल रहेगा, वो बेल्ट वो कर सकता है। जी जी जी, धन्यवाद। और अभी अगर टेक्नोलॉजी की बात करें जी, तो कहीं ना कहीं ये डिबेट बहुत ही शुरू से चलती आ रही है कि टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम प्रॉस एंड कॉन्स, तो एट द सेम टाइम उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, जो कि फैक्ट बात है, लेकिन उसके साथ ही हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। तो इस पे आपका क्या टेक है? जैसे देखिए, देखा जाए तो हार्मफुल तो है सब कुछ, आप कुछ भी ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं या कुछ बनाते हैं तो वो एक फेज़ पर आपका हार्मफुल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे देखा जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी
हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका डिमेरिट साइड देख रहे हो तो हार्मफुल है। अगर उस टेक्नोलॉजी को अगर आप कुछ यूज़फुल रिसोर्स बनाने में यूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो हार्मफुल नहीं हुआ, वो आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ आप डेवलप कर रहे हो जो हेल्प कर सकता है। और आप सिर्फ एक इन्वेंशन से आप मतलब कुछ भी आप डेवलप किया तो उससे बहुत बड़ा आप इंडस्ट्री भी खड़ा कर सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि बिहार में खासकर से बोलते हैं बेरोजगारी की समस्या, तो ऐसा होगा तो मतलब जैसे इंडस्ट्री खड़ा होगा तो बेरोजगारी को हटाने का एक ही समस्या है, इंडस्ट्री खड़ा करो। ठीक है, 100 लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100 में से कोई 2 लोग स्टार्टअप करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ना 98 का लोग को जॉब मिलेगा। तो लाइक जी धन्यवाद। और इसके साथ ही फुरकान, अभी तो हमने प्रॉस कॉन्स पे बात की टेक्नोलॉजी की, लेकिन मतलब जो भी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें एथिक्स पढ़ाया जाता है कि साइंस की एथिक्स क्या होनी चाहिए, कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, नहीं अगर किसी इनोवेशन से नुकसान हो रहा है किसी चीज़ का तो हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग साइंस के एथिक्स क्या होने चाहिए? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ों का इन्वेंशन होता है तो जैसा रोहित ने कहा कि उसमें दोनों साइड होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बट ज़्यादातर आप देखें तो कॉन्स हमारे जो भी हैं वो ऑटोमेशन में ज़्यादा हैं, जहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो एथिक्स की अगर बात करें तो हमें इस सेक्टर में इनोवेशन करना चाहिए कि जहाँ पे हम ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हमारा बट एक तरह से वो एक हेल्प कर रहे हैं, उसमें एड ऑन कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम 1 घंटे में कर रहे थे या 1 दिन में कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे और बेटर वे में उसको कम टाइम में कर सकते हैं, ताकि ये नहीं कि हम लोग कंप्लीटली ह्यूमंस को ही हटा दें उस सेक्टर से। तो ह्यूमन एफर्ट्स के साथ भी हमें डेवलपमेंट करना है टेक्नोलॉजी में, ये हमारा बेसिक एथिक होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अभी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्रूवमेंट्स करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा हमारे जीडीपी में भी देश के बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा। अभी जैसे कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी है तो ह्यूमन को हमें साइड नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ज़्यादातर आई थिंक बहुत सारे अभी मतलब मूवीज़ आ रही है, बुक्स आ रहे हैं, एडिटोरियल्स छप रहे हैं दैट मतलब शायद एक ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे ह्यूमंस नहीं होंगे, मशीन्स एज अ ह्यूमंस रहेंगे और हम शायद एज अ आई डोंट नो हम कहाँ होंगे। तो शायद ये मशीन्स की दुनिया होने वाली है, तो उसके लिए एथिक्स काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम हैं और हमसे मशीन है, मशीन से हम नहीं है, ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही अभी अनुभव से बात करते हैं साहित्य के ऊपर। तो अनुभव, साहित्य जो है आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग साहित्य जैसे क्या, आप क्या इसको फील करते हैं? जी, साहित्य मेरे अनुकूल साहित्य जो है वो आपके जो मन के जो अंदर भाव होते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं, जो भी आप दिन भर रात भर जो सोचते हैं, तो उसको अभिव्यक्त करने का एक जरिया है कि आप कविताओं के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं, अपने जो भाव है उसको आप बोल सकते हैं। तो साहित्य मेरे लिए एक अभिव्यक्त जो हमारे अंदर अभिव्यक्ति है, उसकी भाव की अभिव्यक्ति। जी जी। और अगर अभी बात करें आप लिखते हैं तो अगर लिटरेचर के ग्रामर की बात करें, साहित्य का अपना ग्रामर होता है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, आपका ये रूल है, ये आप इसके हिसाब से ही लिख सकते हैं। भाव की अभिव्यक्ति होती है और सभी के अंदर भावनाएं होती हैं, सभी अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उसका एक ग्रामर होता है जिसको हम लोग राइटिंग फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ग्रामर के हिसाब से आपके क्या है, रूल्स तोड़ के लिखा जाना चाहिए या फिर हमें रूल्स के हिसाब से ही लिखा, ग्रामर के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए? हमें जो नियम जो दिए गए हैं, मेरे हिसाब से हमें जो नियम दिए गए हैं उसको मतलब तोड़ के भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमें उसको नियमबद्धता में ही लिखना चाहिए, क्योंकि अगर नियमबद्धता में लिखेंगे तो चीज़ें और निखर के आएंगी। बिल्कुल। तो बेसिक सी बात है कि अगर हम नियमों को अच्छी तरह से जान रहे हैं और उसको अच्छी तरह से यूज करना चाह रहे हैं, तो हम जान रहे हैं, तो शायद हम उससे तोड़ने के लिए भी एक पॉजिटिव रीजन दे सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है, तो अभी हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी दर्शक, डीडी बिहार के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी
दिव्यांग भाई बहन मुझे देख रहे हैं, तो मैं अपने जीवन का एक मंत्र आपको बताता हूँ जी। मैंने जो शुरुआत की, मैं थोड़ा सा पीछे, मैं जो शुरुआत की, मैं तो लिख नहीं पाता था, राइट हैंड मेरा अफेक्टेड है, तो मैं तो लिख नहीं पाता था। तो मैंने फ़ोन को ही अपना जो है हथियार बनाया कि फ़ोन में मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेता था। उसके बाद मैं उसको किसी की गाइडेंस में कागज़ पे उतार लेता था घर में। और दिव्यांग भाई बहनों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप सोहनलाल द्विवेदी जी की वो पंक्तियाँ हैं, मैंने केबीसी में भी बहुत सुना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कोशिश करते रहिए। अगर एक बार सफल नहीं होंगे, 2 बार सफल नहीं होंगे, लेकिन जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे और आपको मंजिल मिलेगी। जी, धन्यवाद अनुभव। और इसके साथ ही अभी रोहित राज, आप एक छोटा सा मैसेज चाहूँगे हमारे दर्शकों के लिए? हो जाए। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि आप 100 एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो चलो 100 का 100 सक्सेस नहीं हुआ, एक कोई सक्सेस हुआ तो वही आपको दूसरे मोड पर लेके जाएगा। धन्यवाद। तो और इसके साथ ही धन्यवाद। और इसके साथ ही फुरकान, आप दर्शकों को क्या मैसेज देना मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी कर रहे हैं वो करें, लेकिन अपनी पूरी जी जान लगा दें उसमें। और एक मैं छोटा सा मैसेज पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई से हट के अगर कुछ करना चाह रहे हैं साथ में, तो आप उनकी सहायता करें। आप ये नहीं, उन्हें डिस्करेज नहीं करें कि हाँ सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। पढ़ाई से हट के अगर कुछ लोग कुछ करना चाह रहे हैं, अगर कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ भी करें, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही हर चीज़ों में। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाई से हट के भी अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो उसमें सपोर्ट करें। जी, धन्यवाद। और क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है और हमारे कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को खत्म होने का वक्त हो चला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव हमारे साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद रोहित, और धन्यवाद फुरकान। और क्योंकि हमारे बातचीत और इंटरेक्शन का वक्त यहीं तक का था, अब मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ, एक नए विषय पे बातचीत करने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद।